हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन पेपर वन। रिपीटेड पीवाईक्यूज इन द सेंस कि जिन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज की इस क्लास में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हम पीवाईक्यूज करेंगे बल्कि इनका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सभी क्वेश्चन समझिए। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके पीवाईक्यूज के उठाए हुए हैं, प्लस मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो करवाने वाला हूँ मैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज है। और पीवाईक्यूज जो होते हैं वो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले आगे बढ़े मैं बता दूं कि इससे पहले मैं 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑलरेडी करवा चुका हूं। तभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा तो देखिए, बिकॉज यहाँ पर भी हमने इन जो 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज किए थे ये भी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस क्लास का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा गाइज आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आप सभी के लिए बना दिया है। तो आप हमें यहाँ पर सब हर जगह फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लासेस के लिंक आपको मिल जाते हैं, जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो उसके लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज आप इन सभी जगह फॉलो करिए हमें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा गाइस देखो, अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। स्पेशल 2 मंथ का जो हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया था, जिसको कि डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे, प्लस आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 2 मंथ कोर्स में। टू द पॉइंट है, एग्जाम टारगेटेड है, लिमिटेड कंटेंट है, उतना ही कंटेंट है जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स, इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस का कंप्लीट सिलेबस आप कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अभी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर फीस ऑलरेडी काफी कम है, प्लस यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये जो ऑफर है आज और कल, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए और बचा है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, फिर ऑफर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करिए। गाइस किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं आप लोग, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास और समझते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो गाइस क्वेश्चन है, देखो गाइस ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन स्लीप क्वालिटी अमंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो क्या बोला जा रहा है कि एक शोधकर्ता स्नातक छात्रों में स्क्रीन टाइम का नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। अब ये जो क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आईवी और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डीवी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों चीजों में। तो स्क्रीन टाइम जो है क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्लीप क्वालिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर स्लीप क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर स्क्रीन टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, या दोनों ही जो है स्क्रीन टाइम एंड स्लीप क्वालिटी दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का। अब देखो इस हिंदी में बता देता हूं। एक शोधकर्ता जो है स्नातक छात्रों में स्क्रीन टाइम का नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव जानना चाहता है, उसकी स्टडी जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि आप बताना कि कौन सा जो इसमें आश्रित चर है और कौन सा स्वतंत्र वाला चर है। तो स्क्रीन टाइम स्वतंत्र है और नींद गुणवत्ता आश्रित है, या फिर नींद गुणवत्ता स्वतंत्र है, स्क्रीन टाइम आश्रित है, या दोनों आश्रित है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब गाइस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और स्लीप क्वालिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, मैं इसका आंसर आपको करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, ताकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। वैसे मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है, और इस तरीके से जो है आंसर इसका क्यों निकला ए। तो उसका आंसर भी आपको पता समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा।
तो गाइस देखो, किसी भी रिसर्च में हमें क्या करना होता है, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट होती है, कुछ चीजें डिपेंडेंट होती हैं जिसकी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ये रिसर्च कर रहा हूं कि, जैसा कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता भी हूं, कि जो भी हम एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है हमारी सेल्स के ऊपर। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम ज्यादा एडवर्टाइज करवाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो उस केस में सेल्स के बढ़ने के ज्यादा चांसेस होंगे, सेल्स बढ़ेगी हमारी। और एडवर्टीजमेंट हम कम करेंगे तो सेल्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एडवर्टीजमेंट है और सेल्स है, हमारे पास दो वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या मतलब होता है, जो चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, फिक्स नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट का पैसा भी घटता बढ़ता रहता है हमारे बजट के अकॉर्डिंग, और सेल्स भी घटती बढ़ती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो दोनों वेरिएबल है। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, मतलब आश्रित कौन सा है और स्वतंत्र कौन सा है। तो जो हमारे कंट्रोल में होता है वो होता है स्वतंत्र वाला। वो क्या होता है, स्वतंत्र, वो हमारे कंट्रोल में, उसमें हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। और जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके आश्रित हो जाएगा। जैसे एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, सपोज करो मैं 10 लाख रुपए हम खर्च कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, अगले साल हमने बढ़ा के इसको 15 लाख कर दिया। तो हमने बढ़ाया ना इसको, तो ये क्या है, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र तो ये है नहीं, ये क्या स्वतंत्र है, एडवर्टीजमेंट जो ये स्वतंत्र है क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट है, मतलब जो सेल्स है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो गाइस यहाँ पर जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे तो ज्यादा सेल्स होगी, एडवर्टीजमेंट कम करोगे तो सेल्स भी कम हो जाएगी। तो सेल्स जो है वो कंप्लीटली एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर आप फ्यूचर में कभी इसको भूलोगे नहीं। जैसे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो वाटर हम देते हैं पौधों में, उसका पौधों की लंबाई पे क्या असर पड़ता है, तो एक मैं पौधे को ज्यादा पानी देता हूँ और एक पौधे को पानी में देता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ना के बराबर देता हूँ। इस तरह की कोई रिसर्च कर रहा हूं मैं। तो इस रिसर्च में आप देखेंगे डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जबकि जो साइज है प्लांट का वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो गॉड के कंट्रोल में, मतलब ऊपर वाला उसको मतलब स्पीड से बढ़ा सकता है और स्पीड से कम भी कर सकता है, डिपेंडेंट कि उसको उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना पानी मिला है उसको। तो ये जो पौधे के साइज है ना, उसको ग्रो करने का जो साइज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पानी के ऊपर, कि अगर पानी उसको मिलता रहा टाइम से तो वो स्पीड से ग्रो करेगा, और अगर टाइम से पानी नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, स्पीड से ग्रो करेगा बट उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा, सूख भी सकता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो पौधे का साइज है, जो यहाँ पर पौधे उग रहे हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट क्यों है ये, क्योंकि वो पानी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जितना उनको पानी मिलेगा उसी हिसाब से वो ग्रो करेंगे। तो अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वैसे आप एक चीज और समझ लीजिए कि जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, हम इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, जबकि हम इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसको हम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो ये समझ में आ गया आप सभी को। तो आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है ये, रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको इजीली समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A teacher gives scaffolded hints, gradually reducing support and asks learners to solve unseen problems independently. This reflect which level of teaching? अब यहाँ पे आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं टीचिंग लर्निंग के, जिसमें हमने देखा था कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, एक ऑटोनोमस लेवल भी होता है। लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही गिवन है, बट ऑटोनोमस भी होता है। तो वैसे देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, बिकॉज आपको फ्यूचर में टीचर ही बनना है और प्रोफेसर बनना है। तो ऐसे में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को संकेत एवं सहारा धीरे धीरे घटाते हुए अनदेखी समस्याएं स्वयं हल करने को कहता है, ये किस स्तर का शिक्षण है। मतलब सपोज करो अगर मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा हूँ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम पास में आता है तो मैंने आपको जितना करवाना था करवा दिया और उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ अब मैं आपको बताना बंद कर देता हूँ, अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से रिवीजन करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। तो अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी, मतलब हम एज ए टीचर जब हम किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम उसकी हेल्प करना
रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब बेटा अब आप करके दिखाओ कि कैसे करोगे, आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, स्पेशली अनसीन प्रॉब्लम जो कि अभी तक नहीं देखी गई, इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो इस तरह की जो आपकी टीचिंग कहलाती है, मतलब ट्रेनिंग कहलाती है, वो ना तो मेमोरी लेवल होती है, ना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, ये कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, कि हमें पिछले में मतलब हमें कितनी नॉलेज है किसी चीज की, उसको ध्यान में रख करके हम नई चीजों को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपकी क्या कहलाती है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग, मतलब टीचिंग या फिर लर्निंग कह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग कह सकते हो, कहलाती है। मेमोरी लेवल जो होता है वो बिल्कुल छोटे लेवल का होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मीडियम लेवल का होता है। मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए गाइस हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार तीनों को। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग मेमोरी लेवल से होती है, ये बहुत ही कम थॉटफुल होता है, मतलब इसमें ज्यादा सोचते नहीं कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हमारे। तो ये आप देखिए बचपन में आप याद करिए कि जब आपने 2 का पहाड़ा याद किया था, 4 का पहाड़ा याद किया था बचपन में, तो आपने सोचा, तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि 4 का डबल 8 होता है, का डबल उसका इस तरीके से तिगुना 4 गुना, इस तरीके से आपने रट्टा मारा होगा कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, इस तरीके से रट्टा मारते हैं ना बचपन में हम लोग। और काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चे जो है बचपन में रट्टा मार लेते हैं। तो वो मेमोरी लेवल होती है। इनफैक्ट अभी भी हम कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें रट्टा मारने बैठ जाते हैं। तो वो मेमोरी लेवल की टीचिंग कहलाएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जहाँ पे आपको समझना सीखना मतलब जो है आपको समझाया जा रहा है कि टॉपिक जो है उसकी कॉज एंड इफेक्ट को बताया जा रहा है कि क्या किस तरीके से है। जैसे प्राइस बढ़ने पर किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, तो ये बचपन में नहीं पढ़ा आपने, ये दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि समझाने वाली चीजें आपको नहीं समझाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा बचपन में। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है कि प्राइस बढ़ रहा है तो इसलिए डिमांड घट रही है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा हायर क्लासेस में, 7th 8th क्लास में, 9th 10th क्लास में, इस तरीके से। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा जहाँ पे अब आपको चीजें समझाई जा रही हैं। फिर आती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे आपको ट्राई करने को बोला जाएगा कि आप नई चीजें रिसर्च करिए। जब आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो वहीं से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जब रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया भी होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपके कॉलेज में करवाया होगा। हमने तो डीयू से पास आउट हुए, तो वहां पे हमारे हमारे कॉलेज में हमसे रिसर्च प्रोजेक्ट करवाया गया था जिसमें हमें खुद से करने को कहा गया था कि रिसर्च करिए किसी टॉपिक के ऊपर। तो हमने अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आकर के इस पर रिसर्च भी के ऊपर भी काम किया था। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है जहाँ पे आपको खुद से रिसर्च करने की बोला जाता है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कही जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पीजी में भी आप देखेंगे, पीएचडी में भी देखेंगे कि यहाँ पर सारी की सारी जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग की जाती है कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं आपसे, है ना, और थीसिस लिखवाई जाती है, इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है जहाँ पे आपके गाइड जो है आपको हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद से ही चीजों को करना होगा और खुद से ही चीजों को सीख सीख करके आगे बढ़ना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज इज 50। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। मीडियन 40 है फॉर अ डेटा सेट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल, या फिर नीड मोर डेटा। यदि किसी डेटा सेट का औसत 50 है और माध्यिका 40 है तो वितरण कैसा होगा, वितरण बताना है। तो ये दाएं ओर झुका हुआ है, बाएं ओर झुका हुआ है, फिर सम्मति है और डेटा चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ये अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और ये आपके यूजीसी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। स्क्यूनेस जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्क्यूनेस है, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के स्क्यूनेस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली मैथ, मतलब जो ये वाला टॉपिक है आपका, ये कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है वहां पूछे जाते हैं, बट अब ऐसा कुछ वो नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है बिकॉज पीएचडी तो हर कोई करेगा और वहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड की मांग की जाती है, क्योंकि रिसर्च करनी होती है तो वहां पे चीजों का यूज होता है। इसलिए अब तो जनरली सभी सब्जेक्ट में पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए आपको उसको पता होना जरूरी कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यूड क्या होते हैं। तो चलो मैं एक बार आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही निकाल पाएंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूज क्या होते हैं। देखो गाइस, जब भी हम किसी डेटा को एक ग्राफ में दिखाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो सकता है जो कि कंप्लीटली बेल शेप का होगा, जैसे घंटा नहीं होता, मंदिर में घंटा ऐसा लगा लटका होता है, उसमें घंटा हम लोग टन टन बचाते हैं। तो ये जो बेल शेप कहलाती है, फिर मीन मीडियन मोड जो है कंप्लीटली इक्वल होते हैं, मतलब एक ही वैल्यू होती है। तो वो एक ही जगह पर, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो एक ही वैल्यू होती है मेन मीडियन मोड की, जहाँ पर तीनों इक्वल होते हैं। ये कहलाएगा बेल शेप कर्व और यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं है, जीरो स्क्यूनेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो तरह की स्क्यूनेस बची है,
पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक स्क्यूनेस और नकारात्मक। तो धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक में होता है आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मतलब मीन की वैल्यू ज्यादा है किससे, मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू ज्यादा है मोड से। तो सबसे छोटा मोड होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर मीन होता है, किस किस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिवली स्क्यूड में, तो फिर उल्टा होता है। यहाँ इस पूरे ग्राफ को उल्टा कर दो, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, मोड होगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा मीडियन, उससे छोटा हो जाएगा मीन। तो नेगेटिवली स्क्यूड में सबसे छोटा मीन होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा मीन होता है। तो अगर आप एक भी वैल्यू याद रखेंगे तो भी बात बन जाएगी, और इसी तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा, इसमें इन ग्राफ को भी अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, मीन जो अगर बड़ा है मीडियन या मोड से, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर मीन छोटा है मीडियन या मोड किसी भी वैल्यू से, तो फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मीन बड़ा है या मीन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, मीन बड़ा है या छोटा है, यहाँ पर जो एवरेज है वो मीन है, इसको मीन बोलते हैं ना हम लोग, एवरेज। तो मीन यहाँ पर बड़ा है, मीडियन छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा, क्योंकि मीन बड़ा होता है पॉजिटिव स्क्यूड में, मीन बड़ा होता है मीडियन से, और फिर मीडियन भी बड़ा होता है मोड से, है ना। तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पर जो मीन सबसे बड़ा है, और मीन के जो सिर्फ दो ही वैल्यूज गिवन है, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई, इससे ये, अगर सपोज कोई मीडियन गिवन नहीं होता, ये गिवन नहीं होता, मोड गिवन होता, मोड लिखा होता 40, तो उस केस में भी आंसर पॉजिटिवली स्क्यूड ही होता, क्योंकि मीन बड़ा है और मोड छोटा है। तो कोई भी वैल्यू गिवन हो, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो वैल्यू से भी कर सकते हो, तीनों वैल्यू से भी गिवन हो, तो उससे भी हम लोग इसको इजीली और जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसमें क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन की वैल्यू ज्यादा है, फिर उससे कम है मीडियन की, उससे कम है मोड की। आप इधर से काउंट करेंगे ना वैल्यू, इस साइड से काउंट करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू पड़ेगी, फिर इसके बाद इसकी पड़ेगी, इसके बाद इसकी पड़ेगी, जितना आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मीन की है, फिर मोड की है, फिर मीडियन मीडियन की, फिर मोड की है। ऐसे नेगेटिवली स्क्यूड में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा मीन है ना, तो उसके बाद फिर मीडियन आता है, उससे फिर उससे बड़ा जो है मोड आएगा। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से वैल्यूज को इस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पड़ेगी मीन की, फिर उससे आगे पड़ती है मीडियन की, उससे आगे पड़ती है मोड की, उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से हम इन वैल्यूज को देखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, पॉजिटिवली स्क्यूड में जो ये कर्व है वो राइट राइट तरफ को, मतलब सीधे हाथ की तरफ को, ये क्या होता है, स्टीपर होता है और जब ज्यादा झुकता है। और नेगेटिवली स्क्यूड में ये जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा जल्दी से झुक जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो कर्व होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, वो अगर राइट तरफ को ज्यादा स्टीपर है, मतलब ज्यादा झुका हुआ है, तो वो कौन सा स्क्यूनेस कहलाएगा, वो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर झुका हुआ है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा। और अगर इक्वल है तो फिर कोई स्क्यूनेस नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों तरफ है ना, इक्वल जो है एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब गाइस देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो क्वेश्चन हैं मॉडरेट लेवल के हैं, और कुछ मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। और जो इजी टू मॉडरेट लेवल है मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो इजी टू मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप देखिए, मैंने आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जो मैराथन क्लास है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो एक सिंगल मैराथन क्लास है, आपके 100 PYQs मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं, वो भी बेस्ड ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। मिनी मैराथन का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स डेटा सिक्योरिटी फ्रॉम डेटा प्राइवेसी। निम्न में से कौन सा विकल्प डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का सर्वोत्तम अंतर बताता है। तो आपको अंतर बताना है। अभी आपका आईसीटी का क्वेश्चन होगा, बिकॉज डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी लीगल होती है, प्राइवेसी टेक्निकल होती है। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट एक्सेस एंड प्राइवेसी गवर्न्स परमिसिबल यूज। प्राइवेसी प्रोटेक्ट एक्सेस, सिक्योरिटी गवर्न्स यूज, बोथ आर सेम इन आईसीटी कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिक्योरिटी जो है प्रोटेक्ट करता है एक्सेस को। सिक्योरिटी जो है, तभी तो हम एंटीवायरस डालते हैं ना, कि कोई हमारे एक्सेस को हमसे छीन ना ले, है ना, कोई हाईजैक ना कर ले, हैक ना कर ले। तो जो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सेस को, और प्राइवेसी जो है वो गवर्न करता है परमिसिबल यूज, कि भाई किस लिमिट तक आप हमारे डेटा को यूज करेंगे। तो जो प्राइवेसी है वो हमारे डेटा को गवर्न करती है, किसी भी चीज को गवर्न करती है प्राइवेसी, है ना, किसी भी चीज से को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो सुरक्षा जो है अनधिकृत पहुंच से बचाती है, अनधिकृत और गोपनीयता उपयोग नीतियां नियंत्रित करती है। किस तरीके से जो है उसका उपयोग किया जाएगा हमारे डेटा का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इजी था ये क्वेश्चन तो। सिक्योरिटी डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्राइवेसी रूल्स अबाउट हु शुड यूज डेटा एंड हाउ, तो ये प्राइवेसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो यूजीसी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनफैक्ट जितनी भी हायर एजुकेशन कमीशन है, मतलब जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारी पढ़ के जाने हैं, तो ये है। बाकी देखो जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज भी आपको करके जानी है। और इसके अलावा एक एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाने लगा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो एंशियंट यूनिवर्सिटी की क्लास भी मैंने ले रखी है और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की भी क्लास मैंने ले रखी है। तो इन दोनों क्लासेस को आप देख सकते हो, दोनों क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो दोनों क्लासेस को आप जरूर देखिए। ये क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो इन क्लासेस को जरूर गो थ्रू करिए, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो क्वेश्चन है विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी, निम्नलिखित में से कौन सी यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है बताना है। अब यही जो सेम क्वेश्चन है ना, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, मतलब घुमा घुमा के पूछते हैं कई बार। जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, और एक बार क्वेश्चन बना था कि बताओ यूजीसी की कौन कौन सी जो चीजें हैं यहाँ पर, जो स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार ये पूछ लिया गया था, एक बार पूछ लिया गया कि नहीं है, वो बताना है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ने यार कमेंट नहीं करते हो वीडियो के नीचे, कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लासेस कैसे लगती हैं। आपकी फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है लेक्चर्स क्रिएट करने में आपके लिए। तो कमेंट करके बताया करो क्लास आपको कैसी लगती है, मजा आता है, समझ में आता है जो समझाया जा रहा है आपको, ये बस कमेंट कर दिया करो कि हाँ समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो फिर इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो अपना फीडबैक दिया करो, और प्लस वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उनके साथ शेयर कर दो, ताकि वहां तक वीडियो पहुंच जाए, सभी की हेल्प हो सके, जैसे आपकी हेल्प हो रही है। तो वीडियो को शेयर भी किया करो, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, ठीक है। तो गैस देखिए यहाँ पर बोला गया कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बोला गया है। सो टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी एंड टू सजेस्ट मॉडल करिकुलम टू द यूनिवर्सिटीज। तो गैस देखिए यूजीसी का जो काम है वो सारे काम है, लेकिन जो कैंपस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना उसका काम नहीं है, क्योंकि हर एक कैंपस में यूजीसी को जो डिसिप्लिन मेंटेन करना मतलब करना पॉसिबल नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूशन में जाकर के डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। तो गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, उच्च शिक्षा संस्थानों के कैंपस में अनुशासन बनाए रखना जो है इसका इसका जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी क्वालिटी मेंटेन करना हायर एजुकेशन की, फंड देना, है ना, इस मॉडल मतलब यूनिवर्सिटीज को मॉडल देना करिकुलम का कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या सिलेबस हो सकता है, आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो सेम सिलेबस तो नहीं हर जगह लागू किया जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बना सकती है, इतनी फ्रीडम दी गई है, लेकिन एक करिकुलम बनाना जो है उसको सजेशन जो है दिया जा सकता है यूजीसी के द्वारा। तो ये जो चीजें रहती हैं, सो ए सी डी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बी जो ऑप्शन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर देखिए थोड़ा यूजीसी बारे में समझ लेते हैं। यूजीसी जो है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि बताओ यूजीसी किस तरह की बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। कब स्टैब्लिश की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्ट 1956, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया गया था। चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूजीसी को दी गई हैं, ताकि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी मेंटेन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही वाला बताना है। ये क्वेश्चन आपके जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पता होना जरूरी कि रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि हाइपोथेसिस के अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, जैसे टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, एनोवा टेस्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेटली क्लास ले चुका हूं, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे नेट एग्जाम में। तो वो क्लास भी मैं आपको आप सिंपली एक काम करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे करके सर्च करोगे तो उसमें मैंने हाइपोथेसिस के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा मैंने जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है बेसिक से एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट या आगे लिख देना हाइपोथेसिस, तो वाली क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सो इसमें ऑप्शंस जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है पहला, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इट इज ऑलवेज प्रूव ट्रू आफ्टर रिसर्च, इट मस्ट बी ऑपरेशनली टेस्टेबल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर
हिंदी में हम बात करें तो जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, तो ये क्या मतलब इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है इसके लिए। ये वेरिएबल्स के बीच संबंध के बारे में एक आस्था स्टेटमेंट है। ये रिसर्च के बाद हमेशा सच साबित होता है। इसे ऑपरेशनली टेस्ट किया जा सकता है या थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क से लिया गया है। तो गाइस देखिए, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या पैरासीटामोल जो एक दवा होती है, क्या वो कोरोना पे असर करती है या नहीं करती है। तो अगर मैं इस तरीके से कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में ये जो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, ये जो स्टेटमेंट है, इसी को हम हाइपोथेसिस कहेंगे, बिकॉज हम इसी को चेक करने वाले हैं कि क्या ये असर करती है या असर नहीं करती है। अगर ये असर करती है तब तो हमारी हाइपोथेसिस सही है, ट्रू निकलेगी, और अगर नहीं करती है तो जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखा होगा कि जो पैरासीटामोल है वो कोरोना पे असर नहीं करती है। तो इस तरीके से दो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम लोग, एक को टेस्ट किया जाता है और एक जो है वो उसके उसके ऑल्टरनेट होती है। मतलब अगर जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं अगर वो गलत निकल गई तो जो ऑल्टरनेट वाली है वो सही निकलेगी ऑटोमेटिक, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी हम स्टेटमेंट वाइज आपको जो मेंशन है आपके सामने, इसमें देखिए हाइपोथेसिस के बारे में कौन सी सही बातें लिखी हुई हैं। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जैसे कि मैंने बताया कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, तो दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बना रही है स्टेटमेंट। इसका मतलब पहली लाइन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है इट इज ऑलवेज प्रूव्ड ट्रू आफ्टर रिसर्च। तो कैसे देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिसर्च के बाद ये हमेशा ट्रू साबित हो जाए, है ना। तो इस बात की तो गारंटी नहीं, वो तो फॉल्स भी साबित हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि पैरासीटामोल क्या कोरोना पे असर करती है, तो इस बात को मुझे चेक करना है। तो जरूरी थोड़ी ना कि जब मैं रिसर्च करूंगा तो ये बात सच साबित हो जाए, ट्रू ही साबित हो सकता है कि फॉल्स साबित हो जाए, हो सकता है कि असर ना करती हो पैरासीटामोल, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च के बाद हमेशा सच साबित होती है, तो ऐसा तो नहीं है, फॉल्स भी हो सकती है वो, तो है ना। इट मस्ट बी ऑपरेशनली टेस्टेबल, मतलब इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो हाँ, तभी तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, तो इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो फोर्थ है, दैट इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो जो है ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से डिराइव किया जाता है, मतलब इसको जो है पहले ही बना लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं उन चीजों को समझ करके, जान करके, पढ़ करके। तो ये जो है पहले बना ली जाती है थियोरेटिकली फ्रेमवर्क से, जो है इसको डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि अगर आप फोर्थ वाले में श्योर नहीं है, आपको ये लग रहा है कि यार फोर्थ वाला पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने ये देखा कि फर्स्ट जो है वो ट्रू है और थर्ड जो है वो ट्रू है, अगर आपने इतना भी पता लगा लिया तो फर्स्ट और थर्ड तो पक्का होगा ही होगा। तो फर्स्ट और थर्ड इसी वाले ऑप्शन में है ना, फर्स्ट थर्ड यहाँ पर है ना, यहाँ पर थर्ड तो फर्स्ट नहीं है और यहाँ पर फर्स्ट है तो थर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आप ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड इसी ऑप्शन में, इसका मतलब फोर्थ ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि चारों चीजें आपको, ये चारों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पता ही हो तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपको दो या तीन स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस में देख करके कि जो है इसका राइट आंसर किस में हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि एग्जाम में हमेशा थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ध्यान पूर्वक बैठना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। ठीक है, समझ में आ गया ना, मैंने हाइपोथेसिस अच्छे से समझा दी है। बाकी जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ आईसीटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है लिनक्स, माइएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड मोजिला फायरफॉक्स। तो वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ब्राउजिंग एप्लीकेशंस होगी, इस तरह की जो चीजें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या गाइस क्या होते हैं कि ये ना फ्री में अवेलेबल होते हैं, ताकि आप इनको यूज कर सकें, और इनफैक्ट इसके कोड, जो सोर्स कोड होता है उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो भी होता है, माइएसक्यूएल भी होता है और मोजिला फायरफॉक्स भी होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बिकॉज इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट चार्ज भी करता है। तो आप बोलेंगे सर हमने तो माइक्रोसॉफ्ट फ्री में यूज किया हुआ है हमने अपने लैपटॉप पर। तो गाइस देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट आप लोग यूज करते हैं उसमें लिखा होता है यहाँ पर एक्टिवेट करके, अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं कि एक्टिवेट करिए इसको, और जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आप वहाँ पे आपसे फीस ली जाएगी। और अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि उसका पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि एक एथिकल चीज नहीं है। लेकिन हम इंडियंस हैं तो हम चीज़ों को हैक कर लेते हैं, मतलब है क्या, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्री में चीज़ें मिल जाए हमें, तो हम उसको यूज़ कर लें। तो उस तरीके से चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर आप इसको एक्टिवेट करवाते हो कंप्लीट तरीके से तो उसमें और अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और जो चीज़ें अपडेट करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो अपडेट भी आपको उसमें मिलते रहते हैं।
तो इससे हमें समझ में आता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और इसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं अगर हम जेन्युइनली चलाना चाहते हैं लीगल तरीके से। बाकी जो है बाकी सभी सॉफ्टवेयर जो है आप लीगली फ्री में चला सकते हैं, इनफैक्ट इसके सोर्स कोड में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलाउज फ्री एक्सेस टू सोर्स कोड फॉर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसको सोर्स कोड में आसानी से जो है फ्री एक्सेस दिया जाता है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है उसको। तो जैसे कि मैंने बताया कि लिनक्स और माइस्क्यूएल मोजिला फायरफॉक्स ये जितने भी हैं सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बाकी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसके लिए जो है आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी आप इस चीज़ का आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था दिसंबर 2022 में, आप देख पा रहे होंगे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस आर्ग्यूमेंट को। सो आर्ग्यूमेंट है, इफ ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव देन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस शुड इम्प्रूव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव होती है तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव, अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है इसका मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर ऑनलाइन लर्निंग असरदार है तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेहतर है इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग असरदार होगी। तो मतलब पहले आपको बता दिया जाएगा स्टेटमेंट में कि हाँ ऐसा हो रहा है, और फिर अगले दिन बोल दिया गया कि, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि बहुत घने काले बादल छाए हुए हैं इसलिए बरसात होगी, मतलब होनी चाहिए बरसात, और बरसात हो रही है। तो काले बादल जो है वो छाए होंगे, मतलब बादल जो है आसमान में छाए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सही बात बोली जा रही है। किस तरह की रीजनिंग कहलाएगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, एनालॉजिकल रीजनिंग है, फिर फालोसिसिया से रीजनिंग है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग है इस क्वेश्चन में वो है आपकी, देखो गाइस इंडक्टिव डिडक्टिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। तो गाइस देखो यहाँ पर जो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये जो है आपका स्पेसिफिक से जनरल पे जाने की कोशिश की जाती है। कोई स्पेसिफिक जैसी चीज है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई जो स्टूडेंट्स की है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो ये एक स्पेसिफिक चीज थी कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अब हम हम इस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को कि भाई ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इफेक्टिव है, इस वजह से स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस से एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है, इसलिए जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है डिडक्टिव में। डिडक्टिव में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जनरल को स्पेसिफिक बना देते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या करती है, वो जनरल से स्पेसिफिक पे जाती है। और आर्ग्यूमेंट जो है आपका ये जो हम ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से आपको लेके जा रहा है जनरल कंक्लूजन की तरफ, तो ये क्या इंडक्टिव कहलाएगा। तो स्पेसिफिक से हम जनरल पे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो, आराम आराम से कर पाएंगे आप लोग। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, स्पेसिफिक्स पे जनरल का एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा एग्जांपल जो कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। स्पेसिफिक्स में जनरल पे जाऊंगा, एक पेड़ खड़ा था। ठीक है, एक पेड़ खड़ा खड़ा था भाई, तो आपने देखा कि उसके उस पे जो एप्पल लगा हुआ था वो नीचे गिरा। अब वो एक एप्पल नीचे गिरा, कितने एप्पल गिरे, एक एप्पल नीचे गिरा। तो आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हो कि एप्पल गिर के हमेशा नीचे ही आते हैं, मतलब दुनिया के सारे एप्पल गिर के नीचे ही आएंगे। तो स्पेसिफिक केस था, एक ही एप्पल था जो कि नीचे गिरा था आपके सर के ऊपर, तो आपने उस स्पेसिफिक केस को जनरलाइज कर दिया कि भाई जितने भी दुनिया में सेब लगे होते हैं पेड़ पे, वो सब नीचे ही गिरते हैं टूट करके, तो आपने जनरलाइज कर दिया। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी, जहां पे हम स्पेसिफिक केस से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने एग्जांपल दे दिया, बहुत अच्छा तगड़ा एग्जांपल दिया है, तो आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, आप आराम से इसको चीजों को जो है याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। आपका देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। तो एक बार मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि क्लासरूम में असरदार कम्युनिकेशन के लिए इनमें से सबसे जरूरी एलिमेंट कौन सा है। टीचर का अधिकार, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, स्टूडेंट्स की भागीदारी, स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस। तो गाइस क्या है जो कि इफेक्टिव बनाता है इस क्लासरूम कम्युनिकेशन को। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये जो है आपका क्लास में क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स।
तभी टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा कि भाई हम भी कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें वो इफेक्टिव हो पाती हैं। तो जैसे कि हमारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई किया। ऐसी क्लास में होता है जब आप क्लास ऑफलाइन क्लास में जब आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर कुछ पढ़ाते हैं, फिर आप उस पे कुछ कुछ क्वेश्चन पुट करते हो, फिर उसका आंसर करते हैं वो। तो इस तरीके से जो है आपकी कम्युनिकेशन है स्ट्रांग हो पाती है। इनफैक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो पाती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या है, स्टूडेंट्स की भागीदारी। ठीक है, चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये जो ये है आपका टू वे कम्युनिकेशन बनाता है, इस वजह से जो है इफेक्टिव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज करने का क्या है रास्ता? सैम्पलिंग एरर इन रिसर्च कैन बी मिनिमाइज्ड। सो एक बार हम इस क्वेश्चन को हिंदी में गो थ्रू करते हैं, फिर हम आगे समझेंगे। तो गाइस देखिए, हिंदी में एक क्वेश्चन जो है ये है, रिसर्च में सैम्पलिंग एरर को कम किया जा सकता है कैसे? छोटा सैंपल साइज चुनकर, बड़ा सैंपल साइज चुनकर, एक जैसे विचार वाले रिस्पोंडेंट्स को चुनकर, या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके। तो गाइस देखिए, जब भी हम एरर से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा सैंपल बड़ा लेने की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा सैंपल लोगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि भाई गड़बड़ नहीं होगी, आपका जो एरर है वो नहीं आएगा, है ना। तो ये है, मैं इसको ना एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सपोज करो हम एक राइस जो है बना रहे हैं एक भगोने में। तो इस भगोने में अब बहुत सारे राइस होंगे, मतलब लगा लो 1000 की तादाद में होंगी। तो अगर मैं 10 राइस निकाल के चेक करता हूँ कि क्या चावल पक चुके हैं, तो मे भी शायद वो गलत रिजल्ट निकले। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 10 राइस लिए, वो भी इस कोने से। तो हो सकता है गलत रिजल्ट निकले, बिकॉज 1000 राइस में सिर्फ 10 दाने लेकर के कंक्लूजन ड्रॉ कर देना गलत साबित कर सकता है मुझे। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ज्यादा सैंपल साइज उठा लिया। मतलब यहाँ पर जो राइस है 10 दाने ना लेकर के ज्यादा दाने चेक किए, यहाँ से भी चेक कर लिया, यहाँ से भी चेक कर लिया, यहाँ से भी चेक कर लिया, अलग अलग जगह से। तो इस केस में क्या होगा कि सैंपल साइज मेरा बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर जो एरर के चांस है वो कम हो जाएंगे। एरर के चांस कम कैसे होंगे कि यहाँ पर, मतलब अब मैंने सैंपल साइज बढ़ा दिया, अब मैंने 10 राइस ना चेक करके काफी सारे ज्यादा ज्यादा राइस चेक करे अलग अलग कोने से, तो जो मेरा रिजल्ट है वो सही निकलेगा, तो एरर के चांस कम हो जाएंगे। तो सैंपल साइज बढ़ाने से जो हमारा एरर है, जो गलती, एरर मतलब गलती होता है, गलती होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा। तो ये है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो लार्ज लार्ज साइज लेने से जो एरर के चांसेस है, सैंपलिंग एरर के चांस कम हो जाते हैं। चीजें क्लियर हो गई, इजी है। बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने आप गो थ्रू कर सकते हो, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। तो चलिएगा, इस फटाफट से पढ़ेंगे। तो इस देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इम्प्लाइज। तो क्या इम्प्लाई करता है? देखो, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ये मतलब एनटीए नहीं पूछा हुआ है। एक बार मैं हिंदी में क्वेश्चन गो थ्रू करवाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है, उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो यूजीसी की मंजूरी के बिना फैकल्टी को नियुक्त करने की आज़ादी, कोर्स करिकुलम और पढ़ाने के तरीकों को डिजाइन करने की आज़ादी, एंट्रेंस एग्जाम के बिना छात्रों को एडमिशन देने की आज़ादी, एफिलिएटिंग बॉडी को मंजूरी के बिना डिग्री देने की आज़ादी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब भी हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, इसका मतलब है कि हम उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने मतलब बलबूते पे चीजें कर सकते हैं। तो वो जो चीजें जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन कोर्सेज, करिकुला एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसके ऊपर जो है ऑटोनॉमी दी जाती है यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। बाकी जो चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं वो मतलब यूजीसी जो है उस पर ध्यान भी रखता है, रेगुलेट भी करता है। जहाँ तक बाकी पॉइंट्स की बात है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो ठीक है। लेकिन जो आपका बी पॉइंट है वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि ऑटोनॉमी जो है वो इसी मामले में ज़्यादा दी जाती है कि आप जो है अपना करिकुलम डिजाइन कर सकते हो, कोर्सेज डिजाइन किए जा सकते हैं, और मेथड्स ऑफ टीचिंग भी डिजाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा है, फुल ऑटोनॉमी दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड नॉलेज इज रिटन एज, कोड गिवन है आपको गाइस, कोड गिवन है आपको, जैसे नॉलेज का जो कोड है वो ये है। तो आपसे पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका एपीवाई क्वेश्चन है। इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो हिंदी में बात बोलें तो एक खास कोड भाषा में नॉलेज को, शब्द को एक कोड में लिखा हुआ है, उसी कोड को, इन्फॉर्मेशन को कैसे कोड किया जाएगा। तो गैस देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपकी कोडिंग के, मतलब जो जिसमें अल्फाबेट यूज हो रहे होते हैं, तो या तो वो
रिवर्स होते हैं। जैसे आपका सभी को पता है कि ए बी सी डी जो है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ए की जो है 1 होता है, बी जगह प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। तो अगर कोड में ऐसे गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज और उसको कोड किया हुआ है नंबरिंग की फॉर्म में, जैसे 2 3 4 5 ऐसा ऐसे लिखा होता है यहाँ पर, तो उस केस में हम प्लेस वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉलेज को अल्फाबेट में ही कोड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू का यूज नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फाबेट को किस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज कर रखा है। इस तरीके से हो सकता है कई बार अल्फाबेट भी यहाँ पर गिवन होता है कि अल्फाबेट जो है प्लेस वैल्यू भी कई बार यूज हो जाती है कि कितने वैल्यू आगे पीछे। बट जनरली अगर नंबर नहीं है, अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कर रखा है, तो ऐसे में आपको जल्दी से ये ऑब्जर्व करना है कि अल्फाबेट के अंदर क्या कोई रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जे के बाद आता है यहाँ पर के, और एम से पहले आता है एन, फिर पी के बाद पी से पहले आता है ओ, फिर एक्स के बाद आता है डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू। मतलब एक जो लेटर, एक जो आपका यहाँ पर लेटर है वो पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। समझ रहे हो? समझाता हूँ। के से पहले क्या आता है? जे आता है, और एन के बाद क्या आता है? एम आता है। ओ से पहले क्या आता है? पी आता है, और नहीं, और ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। और अब हम देखेंगे डब्ल्यू से पहले क्या आता है? एक्स आता है। अब बाद वाला देखेंगे कि एल के बाद क्या आता है? एम आता है। फिर ई से पहले क्या आता है? ई से पहले, नहीं, एल के बाद एम आता है, अब ई से पहले। अब हमने बाद वाला देख लिया। ई के बाद क्या आता है? एफ आएगा। उसके बाद डी से पहले क्या आएगा? सी आएगा। और जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। और ई से पहले क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक अल्फाबेट को पहले, एक अल्फाबेट से पहले वाले लेटर, एक अल्फाबेट के बाद वाला लेटर, फिर पहले वाला, फिर बाद वाला, इस तरीके से हम अरेंज कर, मतलब इसको इस तरीके से कोडिफाई करके यहाँ पर दिया हुआ है। अब वही सेम चीज आपको इसमें करनी है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन वाला जो है लेटर गिवन है। तो स्टार्टिंग जैसे क्या कैसे हुई थी, के से पहले क्या? जय आया था ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई से पहले क्या आता है? आई से पहले एच आता है। तो यहाँ देखेंगे कि एच जो है यहाँ पर 3 जगह गिवन है और इसमें गिवन नहीं है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ेंगे, सारे कोड आपको डिकोड नहीं करने हैं, बस आगे बढ़ते जाना, देखते जाना कि क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखेंगे कि एन से पहले क्या आता है, तो एम आता है। ठीक है, हमने देखा तीनों में एम है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। एफ के बाद क्या आता है? जी आएगा, तो ये आपका हो जाएगा जी। अब हमने देखा यहाँ पर जो जी है वो या तो यहाँ पे है, थर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। अब देखेंगे इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आता है आपका, नहीं अभी ओ बचा हुआ है ना यहाँ पर, ओ के बाद आएगा पी। तो ठीक है, पी आ गया, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेटर आपका आर है, तो आर से पहले क्या आएगा? क्यू, है ना। तो यहाँ क्यू है और यहाँ पे क्यू नहीं है। इसका मतलब है बस हमने इतना ही सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा और ये जो ऑप्शन है आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जहां तक आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं करिए, उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, और ये बस यही अकेला मैच कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि जब आप पूरा उसको करने बैठेंगे ना, मतलब पूरा ही इसको डिकोड करने बैठेंगे अपने पेपर में, तो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि बस हमें तो ऑप्शन का पता लगाना है। तो जहां तक हो रहा है वहां तक करिए, हमें ऑप्शन पता लग गया, टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से हमारा आंसर भी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होना है ये। और बाकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप यहाँ पर इसको रोक करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए guys, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये। So guys, question है, a teacher uses a case study method to develop problem solving and analytical skills in students. This reflect which level of cognitive domain in Bloom's taxonomy? यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में, और ये भी देखो गाइस, आपके यूजीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून 2023 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करें तो एक टीचर स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन की किस लेवल को दिखाता है? तो देखो, जब भी बात की जाएगी ना एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने की, तो वहाँ पर एनालिसिस वाली स्टेज को यूज किया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो काफी ईजी था, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को, ढंग से पढ़ेंगे। देखो गाइस, आपके एग्जाम में ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपसे पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर उस क्वेश्चन में कई बार छुपा होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर इजीली हैंड टू हैंड निकाल पाएंगे। अगर आपको
नॉलेज भी नहीं है उस टॉपिक की, जैसे आप सपोज करो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप आराम से जो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो ये है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको मैंने अपने पेड कोर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस मैंने यूट्यूब पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छे से, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्लास जरूर देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, बिकॉज मैंने उसमें सभी मेथड जितने भी लेवल होते हैं सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं विद एग्जाम्पल्स, है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वाली जो क्लास है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए, बस एक ही तरीका सर्च करने का, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे चैनल का नेम है उसको लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना ब्लूम्स, ऐसे लिख देना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्लास को देखने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ जो कॉग्निशन होते हैं लो से हाई तक जाते रहते हैं ऐसे। स्टार्टिंग होती है नॉलेज से, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। तो स्टार्टिंग होती है नॉलेज से, और हमारे जो एंड होता है वो इवेल्युएशन पे जाकर के होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एनालिसिस स्टेज थी, क्योंकि यहाँ पर जो केस स्टडी है वो एनालाइजिंग कर रहा है डेटा को, आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम्स को, एंड इवेल्युएट कर रहा है आउटकम्स को। तो ये जितने भी हैं सारी की सारी जो चीजें हैं वो एनालिसिस के थ्रू ही हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा एनालिसिस स्टेज। तो ये है। बाकी मैंने अब देखो ऑलरेडी मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी क्लास में, तो अगेन मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास जरूर देखिए। तो उसका लिंक भी चलो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये है इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, है ना। ऐसे देखो इस टॉपिक के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बार बार रिपीटेड में अलग अलग तरीके से, तरीके चेंज हो जाते हैं लेकिन टॉपिक सेम रहता है। तभी ये इस सीरीज का नाम ही है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो सेम है, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उसी की बात की जा रही है, बट कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते समझना, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना रिसर्च से रिलेटेड, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। देखो गाइस, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, सबसे पहला काम जो हमारा होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, है ना, या फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो ये जो है हमारी पहली स्टेज होती है हमेशा। तो हाइपोथेसिस नहीं होती पहली स्टेज, डेटा कलेक्शन नहीं होती पहली स्टेज, और ये तो होता ही नहीं हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही पहली स्टेज होती है जहां से रिसर्च स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस बनाना, फिर डेटा कलेक्शन करना, डेटा एनालिसिस करना, देन उसके बाद आता है आपका इंटरप्रिटेशन करना। तो इस तरीके से जो है इसके सीक्वेंस रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, ये तो मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उस केस में भी जो है ये पहला स्टेप माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन गिवन था, तो इस केस में मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब सभी का एक ही है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लिख करके आइडेंटिफाई कर लो, या तो पहले वैसे आइडेंटिफाई कर लो रिसर्च से पहले, तभी रिसर्च स्टार्ट होती है ना। एक बार हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तभी तो रिसर्च करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इट इज नॉन एज। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यदि कोई कथन सभी संभावित व्याख्याओं में सत्य है तो उसे उसे इस रूप में किस रूप में जाना जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन होती है वो स्टेटमेंट, कंटीजेंट होती है, टोटोलॉजी होती है, फिर पैराडॉक्स होती है। विरोधाभास, आकस्मिक, टोटोलॉजी और विरोधाभास। तो वैसे देखिए अगर हम बात करें तो ये जो आपका विरोधाभास है ना, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उस केस में होता है जहां पर दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। जैसे मैंने बोला कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, ऐसे मैंने बोल दिया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि आज प्रेडिक्शन हुई है न्यूज में कि आज बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। तो एक तो क्या हो गया कि ऑलरेडी बारिश हो रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज में बोला गया था कि बारिश नहीं होगी। इस तरीके से कुछ हो गया, मतलब दो स्टेटमेंट ऐसी होगी, दो ऐसी बातें जो कि एक साथ वैलिड नहीं हो सकती, इनवैलिड मानी जाएंगी। तो उस केस में इस तरह की चीजों को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कंटीजेंट के केस में मतलब होता है कि हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन पे। और पैराडॉक्स का तो आपको पता ही है, ये किसी बात का विरोधाभास करता है। जैसे मैं बताऊं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, तो एक लॉ है, लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब इसके कुछ विरोधाभास चीजें हो रही हैं, तो फिर वो पैराडॉक्स हो जाएगा।
और फिर उस केस में जो है मतलब अगर ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पर मैं देख रहा हूँ कि डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो उस केस में फिर ये पैराडॉक्स हो जाएगा, मतलब इस बात का विरोधाभास हो जाएगा। तो उस तरह की जो चीजें होती हैं वो विरोधाभास कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक ही बता बता बच्चा टोटोलॉजी। वो क्या है कि एक स्टेटमेंट जो कि हर जगह ट्रू मानी जाए, हर जगह हर तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो वो ट्रू ही मानी जाएगी, तो इसे कहा जाता है टोटोलॉजी। जैसे चलो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो ट्रू ही होगी। मतलब मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो कि ट्रू होगी ही होगी। तो जैसे एक एग्जांपल और ले लूं मैं कि या तो आप अपनी जिंदगी में सफल होगे या तो सफल नहीं होगे। तो ये कैसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, मतलब 100% सही बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने ये बोला कि या तो आप अपने करियर में अपनी लाइफ में सफल हो जाओगे या तो सफल नहीं होगे। तो इसमें एक ना एक बात तो सच हो ही जाएगी ना, या तो आप सफल हो ही जाओगे तो मैं बोलूंगा देखो मैंने सही कहा था कि आप सफल हो गए, और या मैंने बोल दिया मतलब आइदर लगा दिया कि या तो आप सफल नहीं होगे, तो यहाँ पर भी मैं ट्रू हो गया। अगर आप सफल नहीं हो पाए तो मैं बोलूंगा देखो मैंने कहा था कि आप सफल नहीं होगे। तो वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हर तरीके से इंटरप्रेट करने पे ट्रू बैठ रही है, हर जगह ट्रू बैठ रही है, तो वो क्या है, टोटोलॉजी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने इजी एग्जांपल दे दिया है ताकि चीजें आपको समझाई जा सकें इसी तरीके से। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ रिसर्चर intends to study the relationship between income level and spending habits of households. Which method of research would be most appropriate? मतलब एक रिसर्चर जो कि घरों के इनकम लेवल और खर्च करने की आदतों के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है, रिसर्च का कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। ये जून 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो जो रिसर्च के मेथड्स है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, उसके ऑप्शंस गिवन होते हैं। या कई बार आपको एक केस दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर केस दिया हुआ है कि भाई कोई रिसर्चर जो किस तरह की रिसर्च करना चाहता है, अब बताओ कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। तो इस तरह के कई बार घुमा के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कि जो रिसर्च मेथड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे पढ़ के जाने एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो सैम्पलिंग हो गया या टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड हो गए, इन सभी को मैंने अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है ना, मैं हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यूट्यूब पर फ्री में। तो आप अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो जितने भी मेथड हैं रिसर्च के सारे मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएंगे विद एग्जांपल। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के रिसर्च मेथड वाली क्लास देख सकते हैं जहाँ पर सारे मेथड्स मैंने ईजी वे में एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो वैसे देखो इस केस में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाकर के। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बनाना है इनकम का स्पेंडिंग के साथ, तो ये तो लैब में रिसर्च तो होगा नहीं, तो एक्सपेरिमेंट तो मुश्किल है यहाँ पर, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, वो होता है पास्ट के लिए, मतलब हमें कोई पास्ट की बात पता लगानी, जैसे डायनासोर कैसे मरे थे, तो अगर हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का यूज करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च होती है जहां पर हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं किसी चीज को लेकर के, फंडा कोई मतलब ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं जो कि अभी तक नहीं बनाए, और एक हम थ्योरी बनाने की बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप बनाना है इनकम लेवल का स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ हाउस होल्ड्स की, तो ये यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही बेस्ट और सुटेबल माना जाएगा। तो इस केस में जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो क्या, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती चीजें लाइक कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें क्या कहाँ करनी पड़ेंगी, लैब में करनी पड़ेंगी, है ना, लैब में हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, तो वहां पे रिसर्च की जाएगी इस तरह की। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें पास्ट के इवेंट्स को पढ़ना होता है। फंडामेंटल रिसर्च में हमें डेवलप करते हैं कोई थ्योरी जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं आई है, सोशल बिहेवियर से, मतलब जो हम लोगों का बिहेवियर है। फंडामेंटल रिसर्च का मकसद थ्योरी डेवलप करना होता है, ना कि सोशल बिहेवियर का सीधा ऑब्जर्वेशन करना। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, थ्योरी बनाने का इसका जो है कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे आप साइंस में थ्योरी पढ़ते थे ना, कोई थ्योरी कोई लॉ बना दिया साइंस में, तो उस तरह की चीजों के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, जून 2025 में एग्जाम में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। इस तरह के क्वेश्चन पहली बार देखने को मिले हमें, और इस तरह का जो ट्रेंड बना दिया है एनटीए ने, आप इस तरह के क्वेश्चन आपको दिसंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन है पत्थर पंचेली, मदर इंडिया, दो बीघा जमीन एंड शोले। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे ने निर्देशित की थी।
तो ये जाने माने डायरेक्टर रहे हैं, मतलब इनका जो डायरेक्शन था बहुत अच्छा माना गया, इनकी फिल्में काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी पॉपुलर रही हैं, इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी पाथिर पंचेली। सो यहाँ पर जो बाकी मूवीज़ हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सत्यजीत रे की जो डेब्यूट फिल्म थी वो थी पाथिर पंचेली, 1955 में बनाई गई थी। इज़ वेल नॉन इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। जो अदर फिल्म है जैसे मदर इंडिया हो गई, ये महबूब खान ने डायरेक्ट की थी। 2 बीघा जमीन जो है बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी। एंड शोले जो है वो रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की थी। और ये काफ़ी लैंडमार्क फिल्में कही जाती हैं, अभी तक इन मूवीज़ को देखा जाता है। इनफैक्ट इसमें जो शोले मूवी है उसको तो एकदम कल्ट क्लासिक माना जाता है इंडियन सिनेमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरेंज दी फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रिलीज। निम्नलिखित फिल्मों को उनके रिलीज के सही क्रम में लगाइए। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इन मूवीज के बारे में, बिकॉज यहाँ पर रिलीज की डेट बताने की कौन सी मूवी पहले आई और कौन सी मूवी बाद में आई। तो मूवीज आपके सामने गिवन है, राजा हरिश्चंद्र, आला मारा, मदर इंडिया एंड शोले। ऑप्शन भी गिवन है यहाँ पर, आप देख सकते हो ए बी सी इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में गिवन है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका समझा देता हूँ एक बार। अब गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया इन मूवीज़ के बारे में तो आपको पता लगेगा कि जो राजा हरिश्चंद्र मूवी है वो पहली मूवीज़ में से आती है, बिकॉज ये जो है म्यूट फिल्म थी और इसमें आवाज़ नहीं थी, बस केवल वीडियो थी जो चल रही थी और उसी को लोग देख करके एंजॉय कर रहे थे। तो पहली जो मूवी यहाँ पर इन चारों में है दैट विल बी राजा हरिश्चंद्र। अगर आपको इतना आस्था थोड़ा सा आइडिया है तो ऐसे में आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड को, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या सी या तो फिर डी होगा। अब इसके बाद अगर हम इन ऑप्शंस को देखें जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें आप देखेंगे जो मदर इंडिया एंड शोले है ये तो कलर मूवी है। और कलर मूवी का मतलब है कि कलर मूवी काफ़ी बाद में बनी, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बना करती थी। शोले तो इनफैक्ट काफ़ी कलर मूवी, अच्छी मूवी है। शायद मदर इंडिया कलर है नहीं, मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ये मूवी जो है अभी बाद में बनी है, उससे पहले आलम आरा बन चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो पहले आएगा, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा। तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट आएगा और बाद में सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, देन फोर्थ आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है क्वेश्चंस का और मतलब फिल्मों का, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगा करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। राजा हरिश्चंद्र जो है 1913 में बनी थी। इज द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म, पहली फुल लेंथ बनी थी, मतलब जो पूरी कहानी इसमें दिखाई जाती है। आलमरा 1931 में बनी, जो कि फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म थी। अब ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि पहली ऑडिबल मूवी जिसमें ऑडियो भी था वीडियो के साथ साथ, तो जिसमें साउंड डाला गया था वो थी आलमरा, 1931 में बनी थी। मदर इंडिया 1957 और शोले अभी बनी 1975 में। तो क्रोनोलॉजी जो है वो आराम से बन गई है इसमें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले गाइस मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो लेक्चर ले रखा है जिसमें मैंने आपको थ्योरी से समझाया हुआ है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मूवी से रिलेटेड, बॉलीवुड हो गया, आपका हॉलीवुड हो गया, कौन सी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, या जो टॉप 10 मूवीज आती हैं बॉलीवुड में हॉलीवुड में, इस तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैंने इस वीडियो में कवर करवा रखे हैं। तो इस वीडियो को मैंने तब बनाया था जब आपका जून एग्जाम जस्ट खत्म ही हुआ था, क्योंकि मुझे इस तरह के टॉपिक भी आपको कवर करवाने थे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं इसलिए बोलूँ ताकि आपके इन क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका थियोरी है, मतलब जो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म। तो फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म कौन सी है इसमें, ये बताना। रंगीन फिल्म कौन सी मानी जाती है, किसान कन्या, झांसी की रानी, आन, या पाताल भैरवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर होगा आपका किसान कन्या, ऑप्शन नंबर ए। सो इट इज ऑफन cited एज द फर्स्ट इंडियन कलर फीचर फिल्म यूजिंग सिनेकलर थ्रू कलर फिल्म टेक्नोलॉजी वाज लिमिटेड देन द अदर फिल्म्स आर इन डिफरेंट ईयर्स कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो है फर्स्ट लैंडमार्क मूवी कही जा सकती है इंडियन सिनेमा की, जो कि कलर पिक्चर में गिनी जाती है। 1937 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फिल्म अवार्ड इज नॉट गिवन बाय द नेशनल फिल्म अवार्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत नहीं आता है। द बेस्ट फीचर फिल्म, द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट इंडियन फिल्म एट कांस एंड बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। तो गाइस देखिए, ये अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और जैसे कि मैंने बताया कि जो मैं आपको क्लास का लिंक जो बोला था कि मैंने क्लास ले रखी है उसमें मैंने इस तरह के अवार्ड भी
डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आपके हर तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, देन आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो जो कि बहुत हाई चांसेस है कि बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया था कि ये पूछा गया था कि कौन सा नहीं है नेशनल फिल्म अवार्ड इंडिया में। तो नाम से पता चला कि जो कांस है वो कांस फिल्म फेस्टिवल बाहर होता है इंडिया के। तो गाइस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है वो फ्रांस में होता है। तो ये इंडिया के बाहर का हो गया, है ना। और काफ़ी फेमस भी है कांस फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉलीवुड स्टार भी जाते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, दीपिका पादुकोण, इस तरह के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और आपको थोड़ा सा भी आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। और द नेशनल फिल्म अवार्ड इन इंडिया इंक्लूड कैटेगरीज लाइक बेस्ट फीचर फिल्म हो गया, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। देयर इज नो स्पेसिफिक बेस्ट इंडियन फिल्म एट कांस गिवन बाय दिस नेशनल अवार्ड बॉडी। क्वेश्चन में भी मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉन द ऑस्कर एट फॉर द बेस्ट पिक्चर एट द अकेडमी अवार्ड। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर का पुरस्कार मिला था? स्लम डॉग मिलेनियर, लगान, मदर इंडियन, सलाम बॉम्बे। तो कैसे देखिए, चारों को ही नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, चारों को ही नॉमिनेशन मिला है, मतलब वहां तक पहुंची है फिल्में, लेकिन जिसने जीता है अवार्ड वो मूवी है आपकी स्लम डॉग मिलेनियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लम डॉग मिलेनियर राइट आंसर। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं चारों मूवीज के बारे में। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, स्लम डॉग मिलेनियर वॉन द अकेडमी अवार्ड 2008 में बनी थी फॉर द बेस्ट पिक्चर। द अदर्स वर नॉमिनेटेड और सबमिटेड फ्रॉम इंडिया बट डिड नॉट विन बेस्ट पिक्चर। तो बाकी मूवीज को सबमिट मतलब नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जो जिसने जीता वो स्लम डॉग मिलेनियर थी। अभी तो आप देखेंगे ट्रिपल आर को भी ऑस्कर मिल चुका है, जो उसका म्यूजिक था नाटू नाटू सॉन्ग को। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट मूवी है और नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड जो है मिल चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आप कैसे देखो, आपने देखा होगा जो कंटेंट है मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में डाला हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को आराम से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो समझने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड फोर्थ वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो चरों का वस्तुनिष्ठ मापन, आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, मानवीय व्यवहार की संदर्भात्मक समझ और परिकल्पना का परीक्षण। तो गैस देखिए, एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो हो ही नहीं सकता डेटा का, क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर वेरिएबल्स का मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर केवल हम ह्यूमन बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग्स को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की जा रही है। तो यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो क्वालिटेटिव रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, मोटिव्स एंड बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग। तो यहाँ पे क्या है, इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इंटरप्रिटेशन होता है। अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ पर फोकस होता है वेरिएबल को नापना और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एनालिसिस करना, तो जो जो कि यहाँ पर नहीं होता है किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ट्राइंगुलेशन इन रिसर्च, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुसंधान में ट्राइंगुलेशन शब्द का क्या तात्पर्य है? यूज ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैलिडेशन ऑफ डेटा थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, डेटा कलेक्शन एट थ्री पॉइंट्स इन टाइम यूजिंग थ्री रिसर्चर्स फॉर रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे जो ट्राइंगुलेशन है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है ये वर्ड, क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि ट्राइंगुलेशन का मतलब है कि तीन चीजों की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर लिखा हुआ है थ्री रिसर्चेस या थ्री पॉइंट्स, तो ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है जहाँ पर थ्री थ्री लिखा हुआ है। इसका आंसर राइट आंसर है वैलिडेशन ऑफ डेटा थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से चीजों को लेकर के वेरीफाई करना कि जो डेटा है वो वैलिड है, और उसके बाद उस पर स्टडी करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों की पुष्टि करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रायंगुलेशन एनहांस वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इससे वैलिडिटी बढ़ती है डेटा की और भरोसा बढ़ता है कि हाँ जो डेटा है वो सही है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड, डेटा सोर्स और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू क्रॉस वेरीफाई फाइंडिंग्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेटा को अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप
ये जानना चाहते हो कि एक फैमिली में जो लोग रहते हैं उनकी कितनी इनकम है या कितने मेंबर रहते हैं, तो आप मदर से पूछिए कि कितने मेंबर रहते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, टोटल कितने फैमिली मेंबर हैं। देन वही सेम क्वेश्चन आप फादर से कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन आप उनके किसी एक चाइल्ड से कर सकते हैं। अब अगर सभी का आंसर सेम है तो इसका मतलब है क्या हुआ कि इसका मतलब जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। आप ये पता करना चाहते हैं कि कितनी इनकम है, फैमिली इनकम, तो मदर से क्वेश्चन पूछिए, फादर से क्वेश्चन पूछिए और चाइल्ड से क्वेश्चन पूछिए। तो इससे जो चांसेस हैं सही इनकम पता लगने के वो बढ़ जाते हैं। तो जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है वो बढ़ जाता है। वैसे ऐसा नहीं कि 100% चीजें सही ही होंगी, हो सकता है कि आपस में उन्होंने पहले ही बात कर ली कि इनकम कितनी बतानी है, लेकिन अगर उन्होंने पहले से बात नहीं कर रखी है तो उस केस में फिर चीजें पता चल जाएंगी कि क्या चल रहा है। तो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करने पर यही होता है कि जो वैलिडिटी है, जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती है, और जो वैधता है यानी कि जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये था ट्राइंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जून 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एनटीए में, एनटीए द्वारा क्वेश्चन था, इफ द प्रोपोजिशन ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, तो ये ट्रू है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, तो यहाँ पर कौन सा जो है वो फॉल्स होगा ही होगा। यदि यह प्रतिज्ञप्ति सत्य है कि सभी कवि स्वप्न दृष्ट होते हैं, ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य होगा। आपको असत्य बताना कि कौन सा असत्य होगा। तो गैस देखो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर मैंने क्लास ले रखी है ऑलरेडी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। मैंने थियोरी भी पढ़ा रखी है पहले, मैंने इसकी पीवाईक्यू उसकी प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो इन सभी क्लासेस को जरूर देखिए। जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है ये आपको मिलेगा हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो यहाँ से आप जो ये वाला टॉपिक आपका आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, बिकॉज ना मैंने इसमें सिर्फ थ्योरी समझाई है बल्कि मैंने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, तो ये आप देखेंगे कि ए वाली स्टेटमेंट है, AEIO, टोटल 4 स्टेटमेंट होती हैं। तो ए जो होता है वो ओ के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, और ई जो होता है वो आई के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो यहाँ पर ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स है, तो यहाँ पर ओ की पोजीशन में क्या होगा, और सम पोइट्स आर नॉट ड्रीमर्स, नॉट भी हो जाएगा और यहाँ पर सम भी लग जाएगा। तो यहाँ पर यानी जो ये वाली स्टेटमेंट है ओ इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ओ है मतलब सम पोइट्स आर नॉट ड्रीमर, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, सम पोइट्स आर नॉट ड्रीमर्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार देख लेते हैं आंसर। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए ही है, सम पर्सन आर नॉट ड्रीमर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब वो अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा ही होगा, है ना। सो सम पर्सन आर नॉट ड्रीमर्स जो है वो मस्ट बी फॉल्स, ये दूसरे ये इसका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। ऑल एसआरपी, इस वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं ऑल एसआरपी, ये आपकी यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाती है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, ए ओ के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और ई जो है वो एस के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि नो एस इज पी, अगर ये गिवन होता, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा ही होगा, तो फिर आंसर ये हो जाएगा सम एस आर पी। समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है आप आंसर निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ रखा है तो आपको ये चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी क्या मैं बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए अगर अभी तक आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बिकॉज ये टॉपिक 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, प्लस इसके जो क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, उसको जरूर देखिए, वहां से आपके जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू मैसेज, आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है। संचार में विचारों को संदेश में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिकोडिंग, इनकोडिंग, चैनलिंग या फिर फीडबैक। तो डिकोडिंग, इनकोडिंग, चैनलिंग और फीडबैक, क्या आंसर हो सकता है बताइए। गाइस देखिए, जब भी हम मैसेज पास करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आपके जो भी दिमाग में आया है आप उसको पहले मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। तो जो वर्ड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हम इनकोडिंग कहते हैं। हम इनकोड कर देंगे, मतलब वो वर्ड्स में आ चुका है, फिर आगे भेज देंगे, फिर वो जो जहाँ मैसेज पहुंचेगा वो उसको डिकोड करेगा, यानी कि समझेगा, और उसके बाद वो रिप्लाई करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके दिसंबर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं गाइस।
सो एक बार देख लेते हैं हम लोग। Sender encodes in thoughts or ideas into symbols, words, or gestures to form a message. The receiver decodes them to interpret meaning. Thus, encoding is the transformation of ideas into communicable form. तो जैसे ही हम इसको कम्युनिकेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको इनकोडिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जून 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर हाईली स्क्यूड डेटा। अब यहाँ पर जो स्क्यूनेस है, मैंने इसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पढ़ाया था, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, है ना, जो कि बेल शेप कर्व होता है। यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर तीनों वैल्यूज इक्वल होती है, मीन मीडियन, वो तीनों वैल्यूज हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी, ऑलरेडी बता रखी है अपने प्रीवियस क्लासेस में। नहीं देखा तो देख लीजिए प्रीवियस क्लासेस, यानी क्लास नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोस्ट सुटेबल मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि हाईली स्क्यू डेटा के लिए मोस्ट सुटेबल माना जाएगा, वो क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड या फिर हार्मोनिक मीन। तो गाइस देखो, जब स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड की ही बात की जाएगी, हार्मोनिक मीन तो यहाँ पर हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब इन मीन, मीडियन, मोड में कौन सा राइट आंसर होगा? तो गाइस देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो सबसे ज्यादा बार कोई वैल्यू आती है उसको हम मोड कहते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। अगर हम बात करें मीन की तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि सपोज करो मीन अगर हमें निकालना है, तो अगर सपोज करो हमें तीन वैल्यू गिवन है, एक 2 है और एक गिवन है आपको 50, एक एक 2 गिवन है, एक 5 गिवन और गिवन है 150। इस तरीके से वैल्यूज गिवन है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 157 डिवाइड बाय 3, तो 3 बच्चे 15 और 3 दूना 6, नहीं कि 52 के समथिंग आएगा। तो आप खुद देखो कि दो वैल्यूज तो बहुत छोटी हैं, मैं बोलूंगा कि इन तीनों का एवरेज 52 है, फिर मतलब 52 है। तो ना तो ये इसके ही करीब है ना इसको, मतलब ये जो 52 है वो किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये कोई नहीं कहेगा कि 52 जो है वो इस सीरीज का एक एवरेज है। अगर मैं सीरीज ना दिखाऊं आपको तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो पोजिशनल एवरेज होता है, जो पोजीशन बताता है, वो एकदम एग्जैक्ट बता पाएगा कि कौन सी वैल्यू कहां पर है। तो जो मीडियन होगा दैट विल बी द बेस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हाईली स्क्यू डेटा के लिए सही माना जाएगा। तो इसके लिए आपको स्क्यूनेस समझना पड़ेगा, और ये मैं आपको बता दूं कि आपको समझना चाहिए कि ये स्क्यूनेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर माध्यिका होगा, मीडियन हो जाएगा क्योंकि ये एक पोजिशनल एवरेज है। So the mean is pulled toward the tail while the median remains unaffected by extreme values. Hence the median best represent the central location of skewness. तो क्योंकि पोजिशनल एवरेज पोजीशन बताएगा और ये ज्यादा जो है हाईली स्क्यू डेटा के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैं बता दूंगा इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्यूनेस मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं कराया क्वेश्चन को। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए, विकसित करने के लिए कौन सा जो मेथड है सबसे अच्छा है? तो मेथड अच्छा होगा लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो वैसे देखो, जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो आलोचनात्मक चिंतन की बात करते हैं, तो उस केस में आपका जो डिस्कशन मेथड है इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डिबेट होती है, यहाँ पर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, आंसर मिलता है, देन उसका फीडबैक आता है, देन आप अगेन उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो डिस्कशन मेथड जो है वो अच्छा माना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Discussion encourage questioning, reasoning, and analysis by key components of critical thinking. It promotes student interaction, peer learning, and reflective thinking. इससे आप सीखते हैं, जो बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे भी आपको सीखने को मिलता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी आती है, आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है, जो भी चीज़ों का आपको दिमाग में चल रहा है उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो वहाँ पर। तो डिस्कशन मेथड जो अच्छा माना जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, A researcher wants to study the relationship between socioeconomic status and academic performance. तो इसके लिए बेस्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनोवा, कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट या फिर रिग्रेशन एनालिसिस। एक शोधकर्ता जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति ये है और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए कौन सी सांख्यिकी तकनीक सबसे अच्छी मानी जाएगी? अनोवा, कोरिलेशन एनालिसिस या फिर काई स्क्वायर टेस्ट या फिर रिग्रेशन एनालिसिस। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट विल बी कोरिलेशन एनालिसिस, क्योंकि अगर हम कोरिलेट करना चाहते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो क्वालिटेटिव नेचर की हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, इन सभी के बारे में जानना और समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता दूं आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि मैंने इस टॉपिक को अपने यूट्यूब क्लास में पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। छोटी सी क्लास है, 20 मिनट की क्लास है,
गाइस बिलीव मी, एक छोटी सी क्लास देखने के बाद आप इन सभी टेस्ट को लाइफ टाइम याद रखोगे, क्योंकि मैंने इसमें रियल लाइफ एग्जांपल दे रखे हैं, ऐसे एग्जांपल जो कि आप लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं। अगर आपको डर लगता है टी टेस्ट से जेड टेस्ट या आपको समझ में नहीं आते कि क्या होता है ये सब, तो इस 20 मिनट की क्लास को देखने के बाद ये टॉपिक आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। इस तरह के मैंने चीजों को यहाँ पर एग्जाम्पल देकर चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है सभी टेस्ट को, तो इस क्लास को जरूर देखिए। अब कैसे देखोगे क्लास, मैं बता दूं कैसे देखोगे। इस क्लास को देखने के बाद जो क्लास चल रही है यहाँ पर हमारी, आपको सिर्फ एक काम करना है, यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर और आगे लिख देना टी टेस्ट। पहले तो हमारे चैनल का नाम लिखना है, चैनल का नाम क्या है, यूजीसी नेट मेंटोर, ये लिखना है। और उसके बाद आगे लिख देना टी टेस्ट, ये लिखना, जो टी टेस्ट है ना ये लिख देना, या फिर लिख देना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो टी टेस्ट लिख देना। तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इस वीडियो को आप जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले 2 नंबर आपके पक्का कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बना इससे रिलेटेड तो आई एम श्योर आप उसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। तो ये है। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें ये लिखा हुआ था दैट कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशन बताना चाहते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर कितना स्ट्रेंथ है उसकी इसमें रिलेशन की, तो कोरिलेशन अच्छा रहेगा। तो बोथ जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस है, दोनों ही क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनको कि कोरिलेट किया जा सकता है, आराम से चीजों को है जो है कोरिलेट करके उनके बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है। अच्छा वैसे आप लोग कमेंट करके बताते नहीं कि क्लासेस कैसी लगती हैं आपको, तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगती है, सबको समझ में आता है नहीं आता है, क्लासेस आपको कैसी लगती है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। चलो, क्वेश्चन है द फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच प्राइमरली फोकस्ड, क्या लिखा हुआ है, फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो किस शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस तरह की जो शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है वो किस लिए अपनाई जाती है। तो ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू वीडियोस, assessing students after teaching, increasing lecture time in class। तो गाइज यहाँ पर जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, फ्लिप्ड क्लासरूम, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू वीडियोस, इसको कहा जाता है। और ये जो अप्रोच है ये अच्छी मानी जाती है, बिकॉज इसमें अपने आप से स्टूडेंट्स जो है समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं, थोड़ा सा चीजें जो है अपने एंड पे वो खुद कर सकते हैं। So in a flipped classroom, students first learn basic content at home via videos or recordings and then engage in deeper problem solving or discussion in the classroom. It promotes active learning and students engagement। मतलब यहाँ पर बच्चे पहले खुद से कुछ कंटेंट देख करके आएंगे कि भाई क्या है इस टॉपिक में, उसके बाद फिर वो जो है क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे टीचर्स के साथ। याद करो बचपन में 10th-12th क्लास में टीचर कहते थे ना कि बेटा हम कल ये इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पहले आप लोग घर से थोड़ा देख करके आना कि टॉपिक में क्या है, क्या चीजें लिखी हैं, क्या मेंशन कर रखा है, उसके बाद इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो चीजें हुआ करती थी वो फ्लिप्ड क्लासरूम हुआ करती थी, मतलब आपको खुद से चीजों को पढ़ना है समझना है पहले, उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने आएंगे तब आपके साथ उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं, आप समझते हो चीजों को, सीखते हो, उसके बाद आप आगे उसको डिस्कस कर सकते हो टीचर्स के साथ। सो गाइस देखिए, अभी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था इसी तरीके से हमने आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करवा दिया है, तो आप अवेल कर सकते हैं कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कोर्स। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको स्पेशल 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने अवेलेबल करवाया है, जिसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन आपकी विद इन टाइम लिमिट हो जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर। 50 दिन में आप कंप्लीट कंटेंट फिनिश कर लेंगे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस का। यहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 मंथ के अलावा हमने आपको 6 मंथ एंड 12 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए हैं। अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स कंसिडर करेंगे तो इससे आपका जून 2026 की तैयारी भी हो जाएगी, प्लस अभी जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में इसकी तैयारी भी हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला या फिर 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ पर मैं बता दूं किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। फ्लैट 10% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे 10% से फीस भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर आज और कल 2 दिन के लिए बचा है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।